देखिए क्विज को कर लेते हैं। उस डायग्राम के अंदर बस यही था कि हम लोग जो है यूजर ए और यूजर बी दोनों जो है वो लोड बैलेंसर के थ्रू सर्वर के साथ कनेक्टेड थे। एंड मैनेजर डेटाबेस के अंदर जो था हमारे वो टेक्स्ट मैसेज सेव हो रहा था कि जब तक यूजर अवेलेबल ना हो। जब यूजर अवेलेबल होता था तो वो हमारे डेटाबेस से वो मैसेज रीड होकर यूजर के पास चला जाता था और इस तमाम इंफॉर्मेशन को स्टोर जो है वो रेडिस ने किया हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Send or receive media files. So far, we've discussed the communication of text messages. But what happens when a user sends media files? Usually, the WebSocket servers are lightweight and do not support heavy logic such as handling the sending and receiving of media files. We have another service called the ACID service, which is responsible for sending and receiving media files. फसी इसमें ना जी, ये कह रहा है, सॉरी मैंने अब रीड किया, वो कह रहा है कि जब वो डिस्कनेक्ट होगा ना उस इंफॉर्मेशन को, वो इनवैलिडेट का सिग्नल जब दे देगा तो वो इनवैलिडेट हो जाएगी। सही। वेब सॉकेट मैनेजर जो है उसको पता चल जाएगा कि डिस्कनेक्ट हो गया, यहाँ पर वो बात कर रहा है, और वो फिर इनवैलिडेट कर देगा, तो कैश में से वो रिमूव हो जाएगा। सॉरी आपको कट किया यार। हमारे पास फिर नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर ये कहा हुआ है कि अगर तो हम लोग सिंपल वेब सॉकेट्स की बात कर रहे होते हैं तो वेब सॉकेट्स यूजुअली लाइट वेट होते हैं एंड दैट डज नॉट सपोर्ट अ वेरी हैवी लॉजिक। सो हैंडलिंग मीडिया फाइल्स, सेंडिंग और रिसीविंग वॉइस नोट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, वीडियो फाइल्स अगर हम लोग सेंड कर रहे हैं या मैं फोटो सेंड कर रहे हैं तो वो सपोर्ट नहीं हो पाती हमारे वेब सॉकेट से। सो इसके लिए हमारे पास एक और सर्विस है जिसका नाम एसिड सर्विस है। Moreover, the sending of media files consists of the following steps. So the media file is compressed and encrypted on the server side. On the device side, the compressed and encrypted file is sent to the ACID service to store the file on blob storage. The ACID service assigns an ID that's communicated with the sender. The ACID service also maintains a hash for each file to avoid duplication of the content on blob storage. For example, if user wants to upload an image that's already there in blob storage, the image won't be uploaded. Instead, the same ID is forwarded to the receiver. So यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि अगर हमें मीडिया फाइल सेंड करनी है तो उसके क्या स्टेप्स होंगे। और यहाँ पे एक बहुत क्रूशियल चीज लिखी हुई है कि सबसे पहले तो अगर फाइल जा रही है तो उसको हम लोग पहले इनक्रिप्ट कर लेते हैं और उसको कंप्रेस कर लेते हैं ताकि हमारी ज़्यादा बैंडविड्थ यूज ना हो, और फिर उसको हम लोग सेंड कर दें। और अगर तो वो फाइल एग्जिस्ट करती है वहाँ पे, मीन्स हमारे ब्लॉब स्टोरेज के अंदर जहाँ पे बाइनरी फाइल स्टोर होती हैं, तो हमें उसको अवॉइड करना है कि डुप्लीकेट फाइल्स हमारे सर्वर पे स्टोर ना हो। तो हम लोग ये कर लेते हैं कि फाइल का हैश ले लेते हैं, फाइल का हैश एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उस हैश को भी साथ में सेव कर लेते हैं। सो फॉर इंस्टेंस अगर यूजर ए यूजर बी को सेम फाइल 5 दफा सेंड करता है तो सिर्फ वो एक दफा अपलोड हो रही होगी क्योंकि उसका हैश सेम रहेगा। तो उस फाइल को हमें बार बार सेव करने की जरूरत नहीं होगी। इस तरह से लिखा हुआ है कि व्हाट्सएप अपनी जो स्टोरेज है वो ऐसे बचाता है। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन एक बनता है कि क्या दो फाइल्स का सेम हैश नहीं जनरेट हो सकता? हैश तो एक वैल्यू होती है ना। अच्छा आप जो पढ़े वो सेकंड पॉइंट है या आगे हैं आप?
सेकंड पॉइंट है। इसमें हैश इसने कहाँ कहा हुआ है? अच्छा, हैश, मेंटेन अ हैश फॉर द ईच फाइल एंड अवॉइड डुप्लीकेशन। देखिए, हैश तो उसके नेम्स से भी हो सकता है, मतलब उसकी कोई ना कोई नेम का हैश होगा, या फिर उसके साइज का भी इंफॉर्मेशन को भी एम्बेड कर देते होंगे। लेकिन अभी उसने डिफाइन नहीं किया हुआ कि हैशिंग फंक्शन क्या होगा। पॉइंट यस, एक मेरे ख्याल से ये बाइनरी के हम्म, ऊपर हो रहा होगा, जो फाइल के असल कंटेंट्स है ना जी। उनको लेते हुए एक हैश जनरेट कर रहा होगा, बट सेम नहीं हो सकता क्या? मतलब ये एज्यूम कर लेते हैं हैश फंक्शन वो है जो उसको डिटेक्ट कर लेता है कि सेम फाइल है। और ये कह रहे हैं कि कंप्रेस्ड होती है, क्या नाम है, और एनक्रिप्टेड फाइल जो है ना वो ब्लॉब स्टोरेज में रख के उसका उसका लिंक जो है वो सेंड कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे वो डाउनलोड हो सके या फॉरवर्ड हो सके। Yes, the ACID service sends the ID of media files to the receiver via the message service. The receiver downloads the media file from the blob storage using the ID. So वो जो हमारे पास हैश, जो हमारे पास आईडी जनरेट हुई है उस मीडिया फाइल की, जब हमने ब्लॉब स्टोरेज में रखा है तो वो सेंड कर दिया जाता है रिसीवर को, और वो रिसीवर जो है वो उस आईडी के जरिए डाउनलोड कर लेता है उस फाइल को फ्रॉम ब्लॉब स्टोरेज। द कंटेंट इज लोडेड ऑन टू अस्सलाम अ वालेकुम सीडीएन। जी भाई, ये आपकी बात काट रहा हूँ। ये जरा ब्लॉब स्टोरेज का कंसेप्ट जरा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे तो। श्योर, ब्लॉब स्टोरेज जो है वो यूज की जा रही होती है तमाम सिस्टम्स के अंदर, जब हमें बाइनरी डेटा स्टोर करना होता है। हमारे पास नॉर्मल तो आरटीबीएस यूज हो रहा था, मतलब रिलेशनल डेटाबेसेस यूज हो रहे होते हैं। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ डेटाबेसेस होते हैं जिसके अंदर हम लोग बाइनरी फाइल्स जो है वो लार्ज बाइनरी ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जैक्टली हम लोग उसको अपलोड कर सकते हैं। सर रेहान भी अगर इसके अंदर ऐड करना चाहें। जिस तरह गूगल की स्टोरेज होती है ना, गूगल क्लाउड पे, तो उसमें वो एक, मतलब एक बिग फाइल्स को कीप करने के लिए होती है और चीप होती है, मतलब एज कम्पेयर टू अगर आप कोई और डेटाबेस यूज कर रहे हैं। डेटाबेस जो होता है ना, जैसे रिलेशनल डेटाबेस होता है, उसमें इसलिए होता है कि आपने क्वेरी करनी होती है, वो फीचर्स भी होती हैं। तो ब्लॉब स्टोरेज में क्या होता है, सिर्फ फाइल सेव हो जाती है और उसका एक आपको लिंक मिल जाता है। अगर आपने उस फाइल के अंदर कुछ चेंज करनी है तो आपको पूरा इमेज जो है उसको रिमूव करना पड़ेगा और अपडेटेड इमेज अपलोड करना पड़ेगा। तो ये चीप और बिग अमाउंट ऑफ डेटा को कीप करने के लिए होती है। जैसे मीडिया फाइल्स हैं, उनके लिए हमें ब्लॉब स्टोरेज चाहिए, उनको सेव उसको सेव करने के लिए। जिस तरह गूगल क्लाउड स्टोरेज है, इसी तरह अमेजोन S3 भी एक ब्लॉब स्टोरेज के लिए होती है। जी ब्लॉब जी। स्टोरेज एक जनरल नाम है, अ, मतलब इसमें कोई भी हो सकता है, गूगल क्लाउड प्रोवाइड कर रहा है या अमेजोन प्रोवाइड कर रहा है, जनरल टर्म्स में कहते हैं। Yes, the content is loaded onto a CDN if ACID service receives a large number of requests for some particular content. अगर एक पर्टिकुलर कंटेंट जो है, फॉर एग्जांपल इमेज है, अगर वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रिक्वेस्ट आ रही हैं तो उसको हम लोग सीडीएन के ऊपर अपलोड कर देते हैं, मींस कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के ऊपर। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का भी अगर रिफ्रेशर इसके ऊपर आ जाए कि हम लोग, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क ये होता है कि जैसे दुनिया भर के अंदर मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर सर्वर्स मौजूद होते हैं। लाइक यहाँ पे हमारे पास नियरेस्ट जो है वो इंडिया के अंदर सर्वर्स हैं बहुत सारे, जैसे लाइक अमेजोन के सर्वर्स हैं एंड माइक्रोसॉफ्ट के जो है वो सर्वर फार्म्स हैं। सो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर वर्ल्ड के अंदर हम लोग सेम फाइल्स को रख लेते हैं ताकि जो नियरेस्ट लोकेशन से रिसीव करने वाला है वो बस उसी लोकेशन के ऊपर पिंग करे। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पाकिस्तान में, तो इधर हम लोग जो है वो इंडिया के सर्वर के ऊपर हिट कर रहे होंगे, या तो हमारे पास नियरेस्ट जो है वो यूएई के सर्वर्स होते हैं, वहां पे हम लोग हिट कर रहे होंगे। बट ऑस्ट्रेलिया वाला जो है वो इंडिया पे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा होगा क्योंकि वो इसके लिए बहुत ज्यादा दूर पड़ जाएगा। तो इसी को कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क कहते हैं कि हम लोग अपने नियरेस्ट लोकेशन से एक्सेस कर रहे हैं। अगर तो हमारी मीडिया फाइल्स बहुत ज्यादा बड़ी हैं तो हम लोग डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर अपनी उस फाइल को रख लेंगे।
ताकि वो लो लेटेंसी के साथ एक्सेस हो सके। The following figure demonstrates the components involved in sharing media files over WhatsApp Messenger. इसके अंदर यूजर ए जो है वो लोड बैलेंसर के थ्रू WebSocket सर्वर से कनेक्ट हो रहा है, एंड देन WebSocket सर्वर जो है वो WebSocket मैनेजर को यूज कर रहा है, एंड WebSocket मैनेजर जो है वो कैशे स्टोर कर रहा है लेटिस के अंदर। मिनेसिया डेटाबेस के अंदर मैसेज सर्विस चल रही है, मीन्स हमारे पास अगर टेक्स्ट मैसेज को स्टोर करना है तो वो मिनेसिया डेटाबेस में स्टोर हो रही है। हमारे पास ब्लॉक फाइल यूज हो रही है एसिड सर्विस के साथ। अगर हमें इमेजेस को सेव करना है और अगर इमेजेस बहुत ज़्यादा एक्सेस हो रही हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो उसको हम लोग CDN के ऊपर अपलोड कर देते हैं, बनिस्बत ये कि उसी डायरेक्ट ब्लॉक स्टोरेज से एक्सेस कर रहा हूँ थ्रू ID। कोई अगर और ऐड करना चाहे इसके अंदर। सपोर्ट फॉर ग्रुप मैसेजेस। जी ये CDN और ब्लॉक स्टोरेज में फर्क क्या हुआ? जो मुझे समझ आई, ये दोनों सर्वर्स नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, CDN जो है ना वो कैश की तरह काम कर रहा है। अगर एक मीडिया जो है, मीडिया फाइल, वो ओरिजिनली किसी और जगह पे लोकेटेड है और वो CDN में मतलब रिक्वेस्ट आती है, CDN में चेक होगा, अगर CDN में नहीं होगी तो ओरिजिनल स्टोर जहाँ से होगा ना कंटेंट्स, वहां से कॉपी होकर CDN में कॉपी होंगे। CDN का पर्पस ये है कि वो नियरेस्ट पोजीशन से आपको, उस सर्वर से आपको फाइल ट्रांसफर हो, बजाय इसके कि वो डेटा ऑल ओवर द इंटरनेट जो है ट्रांसफर हो। वो फाइल पहले ट्रांसफर हो जाए CDN पे और CDN से आपको स्ट्रीम हो डेटा, जो भी है स्ट्रीम है या जिस तरह भी ट्रांसफर होना है। ब्लॉब स्टोरेज कहीं पे भी हो सकती है। ब्लॉब स्टोरेज का मतलब कि ओरिजिनली कहीं हमने प्लेस कर दी, ठीक है। CDN भी उसी तरह के हो सकता है करता है, लेकिन CDN का पर्पस है कैश की तरह कि जो पॉपुलर वीडियो है वो नियरेस्ट पोजीशन पे हो जाए ताकि उस इलाके के जो लोग हैं उसको एक्सेस करें। कैश का पर्पस ये होता है कि फ्रिक्वेंटली जिसको, या जिस तरह रिसेंटली यूज डेटा जो है ना वो कैश में होता है, उसके बाद एक टाइम के बाद वो इनवैलिडेट हो जाएगा। तो ठीक है, हर चीज बेसिकली रेडीली अवेलेबल हो। हाँ, हर चीज CDN में रख नहीं सकते। जो पॉपुलर चीजें होती है वो CDN में रखते हैं और फिर एक टाइम के बाद वो, उसका टाइम टू लिव होता है या उसको इनवैलिडेट कर देते हैं। जी ओके हो गया। Support for group messages. WebSocket servers don't keep track of groups because they only track active users. However, some users could be online and others could be offline in a group. For group messages, the following three main components are responsible for delivering messages to each user in a group: group message handler, group message service, and Kafka. WebSocket सर्वर्स के अंदर तो हम लोग ग्रुप्स को मेंटेन नहीं कर रहे होते क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक्टिव यूजर्स आ रहे होते हैं। सो देयर आर 3 सर्विसेज जो कि रेलेवेंट हैं ग्रुप्स के अंदर मैसेज सेंड करने में। दैट इज मैसेज हैंडलर, ग्रुप मैसेज हैंडलर, ग्रुप मैसेज सर्विसेज एंड Kafka. Let's assume that user A wants to send a message to a group with some unique ID. For example, group A. The following steps explain the flow of message sent to the group. Since user A is connected to a WebSocket server, it sends a message to message service intended for group A. So अगर हमारे पास एक यूजर जो WebSocket सर्वर से कनेक्टेड है, वो उस मैसेज सर्विस को रीच आउट करेगा जो कि ग्रुप A वाली है। The message service sends the message to Kafka with other specific information about group. The message is saved there for further processing. In Kafka terminology, a group can be a topic and the senders and receivers can be producers and consumers respectively.
सो आफ्टर दैट जब मैसेज हमारे पास मैसेज सर्विस के अंदर पहुंच गया, तो वो मैसेज जो है वो काफका की सर्विस तक पहुंच जाता है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। हमारे पास इन काफका टर्मिनोलॉजी जो ग्रुप है वो टॉपिक कहा जा सकता है, and senders and receivers can be producers and consumers. Sender जो है वो producer हो जाएगा of that topic and receivers जो है वो consumer हो जाएंगे of that message. तो ऐसे जो है वो काफका मेंटेन कर रहा होता है इस इवेंट की हैंडलिंग को. So here comes the responsibility of a group service. The group service keeps all information about users in each group in the system. It has the information about each group, including user IDs, group ID, status, group icon, number of users, and so on. This service resides on top of the MySQL database cluster with multiple secondary replicas distributed geographically. A Redis cache server also exists to cache data from MySQL servers. Both geographically distributed replicas and Redis cache aid in reducing latency. So यहाँ पे फिर ग्रुप सर्विस जो है वो रेलेवेंट हो जाती है कि हमारे पास ग्रुप सर्विस के अंदर MySQL डेटाबेस के क्लस्टर्स मौजूद हैं जो कि तमाम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट ग्रुप स्टोर कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल ग्रुप आईडी, स्टेटस, ग्रुप का क्या आइकन है, नंबर ऑफ यूजर्स और कौन कौन यूजर्स हैं उस ग्रुप के अंदर, ये तमाम इंफॉर्मेशन MySQL डेटाबेस क्लस्टर्स के अंदर होती है और इस पूरे सर्विस को हम लोग ग्रुप सर्विस कह रहे होते हैं. इन डेटाबेस क्लस्टर की कॉपी जो है वो मुख्तलिफ जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एरियाज के अंदर भी होती है और रेडिस कैशे भी इन्वॉल्व होता है ताकि जो कि अगर कोई इंफॉर्मेशन रेडिली एक्सेस की जा रही हो तो वो कैशे यूटिलाइज हो रही होती है. दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग लेटेंसी. The group message handler communicates with group service to retrieve data of group A users. ग्रुप मैसेज हैंडलर जो है वो हमारा कम्युनिकेट करेगा ग्रुप सर्विस से ताकि जितनी तमाम इंफॉर्मेशन है ग्रुप ए के यूजर्स की वो तमाम ली जा सके. इन लास्ट स्टेप द ग्रुप मैसेज हैंडलर फॉलोज द सेम प्रोसेस एज WebSocket server and delivers the message to each user. So जब हमारे पास तमाम यूजर्स की इंफॉर्मेशन आ गई ग्रुप सर्विस से, तो हमारे पास जो मैसेज सर्विस है उसके थ्रू हम लोग हर रिसीवर को थ्रू WebSocket सर्वर हम लोग मैसेज ट्रांसफर कर सकते हैं इन द लास्ट स्टेप. सो यहाँ पर डायग्राम के अंदर भी यही होगा, बस एक सर्विस बढ़ गई होगी जिसके अंदर हमारे पास ग्रुप मैसेज हैंडलर है. यहाँ पे ग्रुप मैसेज हैंडलर जो है वो ग्रुप सर्विस यूज कर रहा है, इसके अंदर रेडिस कैशे भी इन्वॉल्व है एंड MySQL डेटाबेस क्लस्टर्स भी इन्वॉल्व है. बाकी पूरी वही डायग्राम है. End-to-end encryption. Similar to the group message service, there's another service known as user service that keeps track of each user. It contains user-related data such as name, profile picture, status, and so on. This service resides on top of MySQL database and utilizes cache for frequently used data. At registration time, a WhatsApp client generates a number of public private key pairs that include key pairs for identity, assigned pre-key, and batch of one-time pre-keys. एक और सर्विस है जो कि हर यूजर की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रही होती है, दैट इज कॉल्ड यूजर सर्विस. एंड ये सर्विस भी ऑन टॉप ऑफ MySQL डेटाबेस बनी हुई है. इस सर्विस के अंदर यूजर की इंफॉर्मेशन होती है लाइक
such as name, profile picture, status and so on, ये तमाम information होती है। at time of registration यहाँ पे लिखा हुआ है कि WhatsApp client जो है वो generate करता है couple of private and public key pairs, जिसके अंदर identity आ जाती है, identity key आ जाती है, assigned pre key आ जाती है and batch of one time pre keys. These keys are used for different purposes. The public keys are stored in database associated with user service along with the user's identifier. Whenever a sender wants to establish a connection with the receiver, it also requests the server for keys associated with the receiver's ID. Private keys are only stored on clients and devices. तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि a couple of keys जो है वो जनरेट होती हैं जब यूजर जो है वो रजिस्टर करता है व्हाट्सएप पे। ये कीज जो है वो मुख्तलिफ पर्पस पे जो है वो यूज हो रही होती है। पब्लिक कीज जो है वो स्टोर होती हैं डेटाबेस के अंदर along with the user's identifier, user identifier और पब्लिक कीज यूज हो रही होती हैं। और प्राइवेट कीज जो है वो क्लाइंट एंड पे ही सेव होती है कि कोई अगर मैसेज सेंड कर रहा है तो वो अपनी प्राइवेट की से जो है उसको encrypt करके फिर सेंड करेगा। Whenever a user wants to establish a connection with the receiver, it also requests the server for the keys associated with the receiver's ID. So whenever a connection is established between user A and user B, हमें जो फॉर एग्जांपल अगर यूजर ए सेंड कर रहा है तो वो रिक्वेस्ट करेगा यूजर बी की जो प्राइवेट जो यूजर बी की जो है वो पब्लिक की है, तो उसके थ्रू फिर वो मिला के इनक्रिप्ट करके फिर अपनी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर रहा होगा। आगे भी आई गेस इसकी डिटेल्स आएंगी। टू कम्युनिकेट one-to-one communication. To communicate securely, WhatsApp clients on both sender and receiver sides establish a pairwise encrypted session with each other. This session is created using the following steps. The sender requests the public identity key, signed pre-key, and single public one-time pre-key of the receiver's device. The one-time pre-key is used only once. Sender जो है वो public identity की जो है वो request करेगा और signed pre-key request करेगा and single public one-time pre-key of the receiver's device. ये तीन तरह की keys जो है वो use हो रही हैं. The WhatsApp server returns the requested public keys of the receiver. जब हम लोग ये तीन तरह की कीज डिमांड करते हैं तो व्हाट्सएप सर्वर जो है वो रिटर्न कर देता है इन कीज को। द सेंडर जनरेट्स एफिमेरल कर्व 25519 की पेयर। जो सेंडर है वो इस की पेयर को जनरेट करेगा। द सेंडर क्रिएट्स अ मास्टर सीक्रेट की using its own identity key, the ephemeral key pair and the receiver public keys. तो जो सेंडर है वो इन तीन तरह की कीज को मिला के एक मास्टर सीक्रेट की जो है वो प्रोड्यूस करेगा। द सेंडर यूजेस HMAC based key derivation function HKDF to create two other keys known as root key and chain key from master secret key. So using HMAC based key derivation function, दो अदर तरह की कीज जो है वो क्रिएट हो रही होंगी जिनको हम लोग रूट की एंड चेन की कह रहे हैं। The sender starts sending messages to receiver after establishing a pairwise encrypted session. जब encryption session बनता है तो सेंडर जो है वो इन दो तीन तरह की कीज जो है वो सेंड करेगा। The receiver creates the same session based on the information present in the header of the first receiving message. ये जो रिसीवर है वो सेम सेशन जो है वो क्रिएट कर लेगा
based on the information of the first message, जो हमारे पास फर्स्ट मैसेज सेंडर सेंड करेगा उसके अंदर इन तमाम कीज की एक्सचेंजिंग हो रही होगी. After establishing a session, a 80 byte message key is generated based on the root and chain keys. The message key is used for communication and authentication of messages. जब सेशन क्रिएट हो जाएगा तो 80 बाइट की एक मैसेज की जो है वो जनरेट होगी which is based on the root key and chain keys. जो मैसेज की है वो यूज हो रही होगी बेसिकली इंक्रिप्शन के लिए और ऑथेंटिकेशन के लिए मैसेजेस को. सो ये पूरा एक स्टेप वाइज गाइड थी कि किस तरीके से मल्टीपल कीज जो है वो जनरेट हो रही हैं और उन कीज से फिर मजीद कीज जो है वो ड्राइव हो रही हैं एंड देन वो की जो है वो कम्युनिकेट हो रही है. सो काफी सिक्योर मैकेनिज्म है. Group communication. The communication in a WhatsApp group is handled by the same process discussed in the previous section on one-to-one communication. A sender key used by signaling messaging protocol is generated and shared with each member's device of group using the pairwise encrypted session. The messages sent to a group are encrypted using the sender's key. जो ग्रुप की कम्युनिकेशन है वो सेम ऐसे ही मैनेज की जा रही होती है जैसे वन टू वन मैसेजेस सेंड हो रहे होते हैं. The communication in a group is directed by Kafka, where each user in a group subscribe to the relevant topic, a group with an associated message queue. The messages are then delivered in a fan-out messaging pattern where messages are delivered from single sender to multiple receivers. So ये बात ऊपर भी आई थी कि हम काफका यूज कर रहे होते हैं तो एक अगर ग्रुप को काफका टॉपिक कंसिडर करें तो काफका के टर्म्स के अंदर एक पब्लिशर होता है या मल्टीपल पब्लिशर्स हो सकते हैं और उसके सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं. सो हमारे पास एक मैसेज जो है वो प्रोड्यूसर होता है, वो मैसेज प्रोड्यूस कर लेता है और देन जो रिसीवर्स होते हैं, जो सब्सक्राइबर होते हैं इस मैसेज के, उनको वो मैसेज जो है वो डिलीवर हो रहे होते हैं. Simultaneous maintenance of WhatsApp sessions on multiple devices. Every device on WhatsApp is identified by a device identity key. If a user uses multiple devices, a primary and several other companion devices, each device identity key is stored against the user's account on the WhatsApp server. When the WhatsApp server receives a message from user, it transmits messages multiple times to each device linked with the user's account. So अगर multiple जगहों पे जो है WhatsApp logged in है, means PC के ऊपर भी logged in है and मोबाइल के ऊपर भी, so हमारे पास आइडेंटिटी की होती है डिवाइस की हर मैसेज के साथ जो सेंड की जा रही होती है. अगर तो यूजर जो है वो मल्टीपल डिवाइसेज में लॉग्ड इन है तो हम लोग जिस आइडेंटिटी की से वो कनेक्टेड है उसके अलावा तमाम डिवाइसेस के ऊपर भी वो मैसेज जो है वो सेंड कर देते हैं. Similarly, each device used by a user has its own set of encryption keys. If set of keys of one companion device is compromised, the attacker won't be able to see messages communicated with the other device. अगर सिमिलरली हर यूजर की डिवाइस की अलग कीज भी हैं, अगर तो एक कंपेनियन डिवाइस की कीज जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं तो जो अटैकर है वो उन मैसेजेस को नहीं देख सकता जो बाकी डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट हो रहा है. We have touched the basics here.
डिटेल्स जो इसकी डिस्क्रिप्शन है वो व्हाट्सएप सिक्योरिटी के वाइट पेपर के अंदर होगी. सो पुटिंग एवरीथिंग टुगेदर, यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के यूजर्स हैं जो कि लोड बैलेंसर के थ्रू वेब सॉकेट के ऊपर कनेक्ट कर रहे हैं. अगर यूजर ए की बात करें तो वेब सॉकेट को कनेक्ट कर रहे हैं, और वेब सॉकेट जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन वेब सॉकेट मैनेजर सर्विस के थ्रू स्टोर कर रहा है ऑन रेडिस क्लस्टर. अगर हमें मैसेज सेंड करने हैं तो मैसेज सर्विस यूज हो रही है. अगर तो यूजर भी अवेलेबल नहीं है तो उसका मैसेज जो है वो मैनेजर क्लस्टर में सेव हो रहा है. और अगर वो ग्रुप मैसेजेस सेंड कर रहे हैं तो ग्रुप मैसेजेस हैंडलर के अंदर जा रहा है, और ग्रुप मैसेज सर्विस जो है वो MySQL डेटाबेस यूज कर रही है ग्रुप की इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए. और MySQL डेटाबेस, इस MySQL डेटाबेस में क्या क्या सेव होगा, इस MySQL डेटाबेस में तमाम ग्रुप की इंफॉर्मेशन सेव होगी. फॉर एग्जांपल ग्रुप का आइकन क्या है, ग्रुप के अंदर कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं, तो ये तमाम चीजें MySQL के इस डेटाबेस में सेव हैं. ग्रुप मैसेजेस जो है वो भी मैसेजेस सर्विस यूज कर रहे होंगे, और हमारे पास इंफॉर्मेशन तो आ जाएगी ग्रुप मैसेज सर्वर के अंदर के कौन कौन यूजर्स जो है उसने वो जो है उस ग्रुप के अंदर अवेलेबल है. सो यूजिंग काफका इवेंट हैंडलर जिसके अंदर हमारे पास पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर मॉडल होता है, सो वो मैसेज जो है वो ऐसा पब्लिशर जाएगा, और जितने सब्सक्राइबर हैं उस मैसेज के मीन्स उस ग्रुप के मेंबर्स हैं उन सबको वो मैसेज जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा. फॉर डिलीवरी ऑफ images and other files except text, हमारे पास एसिड सर्विस होती है. एसिड सर्विस को हमारे पास एसिड्स को सेव करने के लिए ब्लॉब स्टोरेज चाहिए होती है. अगर तो वो फाइल एग्जिस्ट करती है ब्लॉब स्टोरेज के अंदर तो वो मल्टीपल टाइम्स स्टोर नहीं होती, उसका जो हैश है वो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है और सिर्फ उसकी जो आईडी है वो हमें ट्रांसफर हो जाती है. अगर कोई रिसोर्स मल्टीपल टाइम जो है वो एक्सेस हो रही है तो उसको हम लोग CDN के ऊपर रख लेते हैं. एंड देन देयर इज अनदर सर्विस कॉल्ड यूजर सर्विस जिसके अंदर तमाम जो है यूजर्स का डेटा स्टोर हो रहा होता है. एंड दैट सम्स अप. Evaluation of WhatsApp design. Fulfill the requirements. Are non-functional requirements for the proposed system, for the proposed WhatsApp design are low latency, consistency, availability, and security. Let's discuss how we have achieved these requirements in our system. Low latency. We can minimize the latency of the system at various levels. We can do this through geographically distributed WebSocket servers and cache associated with them. We can use Redis cache clusters on top of MySQL database clusters. We can use CDNs for frequently sharing documents and media content. हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स थी इस सिस्टम को डिजाइन करते वक्त. चूंकि ये व्हाट्सएप है, ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, इसके अंदर हमें लो लेटेंसी चाहिए. सो लेटेंसी को कम करने के लिए हमने जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड वेब सॉकेट सर्वर्स यूज किए और विद कैशे एसोसिएटेड विद देम. हमने जो है वो रेडिस को यूज किया along with MySQL database clusters ताकि उसके अंदर भी लेटेंसी कम हो सके. एंड CDN यूज किया. हम लोग CDN यूज कर सकते हैं उन डॉक्यूमेंट्स और मीडिया कंटेंट्स के लिए जो कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्सेस हो रही हैं. सेकेंड हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट की कंसिस्टेंसी. The system also provides high consistency in messages with the help of FIFO messaging queue with strict ordering. However, the ordering of messages would require the sequencer to provide ID with appropriate cache validity inference mechanisms to each message.
For offline users, the Nested database stores messages in a queue. The messages are sent later in a sequence after the user goes online. हमारा जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंसी भी प्रोवाइड करता है, मींस मैसेजेस जो है वो जो सेंड हो रहे होते हैं वही मैसेजेस जो है वो रिसीव हो रहे होते हैं, उसी सीक्वेंस में रिसीव हो रहे होते हैं। जो फर्स्ट इन होता है सीक्वेंस के अंदर वही फर्स्ट आउट होता है, दैट इज FIFO मैसेजिंग क्यू। और इसकी ऑर्डरिंग बहुत स्ट्रिक्ट है, मींस अगर पहला मैसेज आ रहा है तो वो FIFO के तहत ही जा रहा होगा। इसके लिए हम लोग जो है वो सीक्वेंसर्स यूज कर रहे होते हैं विद IDs with the appropriate cacheability inference mechanisms. सर इसके बारे में भी अगर कुछ ऐड करना चाहें तो, इन लो लेटेंसी के बारे में, या कोई और ऐड करना चाहे? मेनली वो रेडिस को डेटा के लिए मतलब कर रहा है, मेटा डेटा टाइप का ना, और CDN में जो है वो मीडिया फाइल से रिलेटेड है, जो लार्ज कंटेंट्स होते हैं या स्टैटिक कंटेंट्स के लिए। और डिस्ट्रीब्यूटेड वेब सॉकेट्स का मुझे नहीं पता, लेकिन वेब सॉकेट्स की तरह की कुछ चीज़ है जो ये बेसिकली कनेक्शन ओरिएंटेड था ना, कि वो जो हमने स्टार्ट में करेगा कि कंसिस्टेंट कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। यस, इसके अंदर लो लेटेंसी तो चले इन तीनों चीजों से हमने वो कर ली, कम कर ली। कंसिस्टेंसी वाले जो ये पैराग्राफ है, इसके अंदर जरा देख लें। सही है। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि जो हम FIFO यूज कर रहे हैं, मैसेज क्यू जो यूज कर रहे हैं, वो स्ट्रिक्ट ऑर्डरिंग को मेंटेन करती है, क्योंकि मैसेजिंग में ना हमें ऑर्डरिंग मेंटेन करनी है। हम आउट ऑफ ऑर्डर मैसेजेस पे मेक सेंस नहीं करेगा। तो रिक्वायरमेंट ये है कि जो मैसेज पहले सेंड हुआ वो पहले शो हो, उसके रिजल्ट में जो मैसेज हुआ उसके बाद शो हो। ऑर्डरिंग में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि ऑर्डरिंग मेंटेन किस तरह होगी, हर इवेंट जो जनरेट होता है वो सीक्वेंसर की मदद से हम एक यूनिक ID जनरेट करते हैं, ठीक है। और वो उसमें टाइम की इंफॉर्मेशन भी एम्बेड होती है, इसकी बेस पे आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने डिलीवर करना है तो यूनिक जो ID है वो हर मैसेज की होगी और सीक्वेंसर उसको यूनिक ID जनरेट करेगा। अप्रोप्रिएट कॉजलिटी, ठीक है, मतलब कि आप एक मैसेज कर रहे हैं तो वो कॉज अनदर मैसेज रिप्लाई में आ रहा ना, तो अप्रोप्रिएट जो कॉजलिटी है या मैसेजिंग का जो ऑर्डर है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक सीक्वेंसर होगा जो कि ID यूनिक ID जनरेट करेगा, जिसके अंदर एम्बेडेड होगी टाइम की इंफॉर्मेशन, और वो सॉर्ट कर सकते हैं उसे उस यूनिक ID की बेस पे। फॉर ऑफलाइन ऑर्डर्स द क्यू, ठीक है। ऑफलाइन यूजर्स के लिए जो है, हाँ ये हमने पढ़ा था कि वो जो भी पढ़ते हैं, मीसिया पढ़ेंगे या विनीसिया पढ़ेंगे, जो भी है उसमें क्यू में स्टोर हो जाती है, और जब वो होते हैं तो उसमें से वो डिलीट हो जाती है। जब वो यूज़र ऑनलाइन हो जाएगा, उसको मैसेज डिलीवर हो जाएगा, तो उस क्यू में से वो डिलीट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे मैसेजेस की जो क्यूज हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट इन हो रहा है वो फर्स्ट आउट ही होगा स्ट्रिक्टली। हाँ बिल्कुल। देन वी हैव और अवेलेबिलिटी। एक बात और कि मैसेज जो क्यू होती है ना, वो एसिंक्रोनस उस मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए होती है, कि आप क्यू में डाल देते हैं और वो लेटर डिलीवर होता है, ठीक है। तो आप उसका वेट नहीं करते कि वो डिलीवर हो गया। तो ये एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन हो रही होती है मैसेजिंग क्यूज के थ्रू। सर एसिंक्रोनस का मतलब? सिंक्रोनस का मतलब ये होता है कि कंफर्मेशन आएगी तो वो मतलब यूजर को पता चलेगी, ठीक है। आपने मैसेज भेज दिया, अब यूजर ना ब्लॉक नहीं हो गया, यूजर अपना काम कर रहा है, उसको ये पता है कि मैसेज मैंने भेज दिया, ठीक है। जब उसको डिलीवर हो जाएगा, अगर दूसरी साइड पे पर्सन अवेलेबल नहीं है, ऑफलाइन है, तो जब वो ऑनलाइन होगा उसको मैसेज डिलीवर होगा, तो फिर उसकी कंफर्मेशन होगी। तो ये सिंक्रोनस। सही। अवेलेबिलिटी, the system can be made highly available if we have enough WebSocket servers and replicate data across multiple servers. When a user gets disconnected due to some fault in WebSocket server,
the session is recreated via a load balancer with different server. Moreover, the messages are stored on Minicia cluster following the primary secondary replication model, which provides high availability and durability. So हमने availability को ensure किया है कि हमारे पास enough WebSocket servers हों जो कि हमारे पास users को handle कर लें. And whenever a user gets disconnected due to some fault in WebSocket server, तो हमारा जो load balancer है वो different WebSocket server के साथ उसको connect कर देता है. And हमारे पास Minicia clusters जो हैं वो भी post secondary replication model के through जो है वो replicate हुए हैं. So हमारे पास availability बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. इसमें बस ये आप बता सकते हैं कि प्राइमरी सेकेंडरी रेप्लिकेशन का मतलब ये होता है कि राइट मास्टर करेगा या प्राइमरी नोड करेगा. ठीक है, मतलब रेप्लिकेशन का मतलब कॉपीज पड़ी में आपके मैसेजेस जो है मल्टीपल सर्वर्स पे रेप्लिकेट हुए हैं. ठीक है, रीड, क्योंकि ये जो इस तरह की चीजें हैं वो ज्यादातर रीड हैवी के सेंस में होता है. ये कि रीडिंग के लिए जो नोड्स हैं, रीडिंग के लिए जो है उसमें सेकेंडरी नोड से रीड हो रहा होता है. अब प्राइमरी का काम होता है कि वो राइट करे जो भी उस, और राइट करने का मतलब होता है वो फिर सेकेंडरी नोड्स की फिर अपडेट करता है एसिंक्रोनसली. ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए वो हो सकता है, इनकंसिस्टेंट हो सकता है. इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल मेरे पास मल्टीपल डिवाइसेस हैं, एक मोबाइल है, एक लैपटॉप है. तो अब हो सकता है कि वो डिफरेंट रेप्लिका से रीड करे. मतलब मेरा वही व्हाट्सएप है, लेकिन हो सकता है एक टाइम के लिए वो इनकंसिस्टेंट हो. किसी ने मैसेज किया तो एक डिवाइस पे पहले अपीयर हो जाए, दूसरे पे बाद में अपीयर हो. तो वो यही है कि प्राइमरी ने अपडेट कर दिया, अब मेरा मोबाइल किस सर्वर से कनेक्टेड है, और मेरी लैपटॉप जो है वो वेब पे जो खोल लेते हैं व्हाट्सएप, वो किससे रीड कर रहा है. तो स्लाइटली मतलब उसे आप कहते हैं इवेंचुअल कंसिस्टेंसी कहते हैं. कि प्राइमरी ने अपडेट कर दिया और थोड़े टाइम के बाद वो इवेंचुअली सारे फिर आपको वही डाटा नजर आएगा कुछ टाइम के बाद. ठीक है, इसी तरह आप जीमेल होती है, जीमेल पे आपने सेंड किया तो हो सकता है मल्टीपल डिवाइसेस पे थोड़ा सा डिले के साथ अपीयर हो चीजें. तो इनकंसिस्टेंसी. तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, कह ये रहे हैं कि अवेलेबिलिटी हमें हाई चाहिए और स्लाइट हम इनकंसिस्टेंसी या इवेंचुअल कंसिस्टेंसी हम कह रहे हैं कि हमें एक्सेप्टेबल है. ठीक है, तो क्या फिर ये था कि अंडर द नेटवर्क पार्टीशन हम या अवेलेबिलिटी को प्रायोरिटी दे रहे होंगे या कंसिस्टेंसी को. Okay. Security. The system also provides an end-to-end encryption mechanism that secures chat between users. This is self-explanatory कि हमारे पास end-to-end encryption हो रही है जो कि security को maintain कर रही है. Scalability. Due to high performance engineering, scalability might not be a significant issue as WhatsApp can handle around 10 million connections per server. However, a proposed system is flexible as more servers can be added or removed as the load increases or decreases. High performance engineering की start में भी बात हुई थी. Due to this thing, हमारे पास जो हमारा एक सर्वर है वो 10 मिलियन कनेक्शन जो है वो हैंडल कर सकता है व्हाट्सएप का. However, our proposed system is flexible. हम जो है मजीद सर्वर्स को ऐड कर सकते हैं और मजीद इसको स्केलेबल बना सकते हैं. Then there is a question: in the event of network partition, what should the system choose to compromise between consistency and availability? I guess इसके अंदर consistency आना चाहिए क्योंकि अगर मैसेजेस अवेलेबिलिटी आना चाहिए कि आपका सिस्टम अवेलेबल हो, आप सेंड कर रहे हैं, सेंड हो जाए, बाद में वो इवेंचुअली कंसिस्टेंट हो जाए. According to the CAP theorem, the system would provide either consistency or availability in the event of a network partition. In our system of a WhatsApp messenger, the correct ordering of messages is essential. Otherwise,
the context of information communicated between the users might change significantly. Therefore, availability in our system can take a hit if the network partition occurs. सही कह रहे हैं, कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो ऑर्डरिंग अगर आपको कुछ नजर आ रही है, मुझे कुछ नजर आ रही है, तो मैं कोई और सेंस लूंगा उसकी। तो ये कह रहा है कि वो अवेलेबिलिटी हिट करने के रिड्यूस हो सकती है। ये इन्होंने पहले भी स्पेसिफिकली कल मेंशन किया हुआ था कि स्टार्टिंग के अंदर ही लिखा था उन्होंने कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर तो इस तरह की कंडीशन आती है तो हम लोग जो है वो मैसेज को कंसिस्टेंट रखना ज्यादा प्रेफर करेंगे, भले से वो थोड़ा सा डिले भी हो जाए। और अगर हम लोग कंसिस्टेंसी की बात कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी उस टर्म में नहीं बात कर रहे, कंसिस्टेंसी आई गेस हम लोग ये समझ के बात कर रहे हैं कि जो मैसेज हम लोग सेंड कर रहे हैं रिसीवर्स एंड पे भी वही मैसेज जाए, क्योंकि कन्वर्सेशन है ना, कन्वर्सेशन में कॉजल होता है, मतलब कि एक मैसेज है उसके रिप्लाई में एक कॉज होगा, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होगा, कंसिस्टेंट होना चाहिए उसको। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप डेटा रीड करें तो सब यूजर्स को वो एक ही डाटा नजर आए। कंसिस्टेंट होने का मतलब ये होता है। अगर रेप्लिकेशन में सिंक्रोनस रेप्लिकेशन हो स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी के लिए, तो आपकी कंफर्मेशन तब तक नहीं आएगी जब तक सब रेप्लिका पे वो राइट ना हो जाए, या उसमें फिर ये होता है कि एक कोरम पे राइट हो जाए तो फिर भी वो एक्सेप्टेबल होता है, रीड कोरम के ऊपर ना, कि मेजॉरिटी पे राइट हो गया, जब रीड करेंगे तो फिर भी एक कोरम से रीड करेंगे। जैसे आपके पास 3 सर्वर्स हैं तो 2 पे राइट हो गया, तीसरे पे नहीं भी राइट हुआ, आपने कंफर्मेशन दे दी, ठीक है। तो ये सिंक्रोनस है स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी के लिए। या आप बेशक मास्टर स्लेव या जो भी है प्राइमरी सेकेंडरी रेप्लिकेशन करेंगे, लेकिन सिंक्रोनस रेप्लिकेशन होगी, एक कोरम पे राइट होगा और एक कोरम से रीड होगा, और एटलीस्ट वन ऑफ द जो सर्वर है उससे आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिसकी बेस पे आप उसके टाइम स्टैम्प की बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट है। approaches to achieve non-functional requirements. We have some non-functional requirements: minimizing latency. हम लोग latency distributed graphically distributed cache management system in servers के through and CDNs के through हम लोग minimize कर रहे हैं latency को। consistency हम लोग ensure कर रहे हैं unique IDs provide करके और using sequencer and other mechanisms, and using FIFO messaging queue service and using strict ordering हम लोग consistency maintain कर रहे हैं। availability जो है वो हम लोग maintain कर रहे हैं using multiple WebSocket servers to establish connection between users। हम लोग replication of messages and data associated with users and groups on different servers। हम लोग messages के replicas और data associated with users जो है उसको हम लोग different servers के ऊपर store कर रहे हैं, इससे भी availability हमारी बढ़ रही है सिस्टम की। And lastly, we are using disaster recovery protocol, so in case of disaster हम लोग उससे भी recover कर लेंगे, तो ये availability के लिए अच्छा है। For security, we are using end-to-end. For scalability, we will just increase the servers. Trade-offs. We have seen that our proposed WhatsApp system fulfills functional and non-functional requirements. However, two major trade-offs exist in the proposed WhatsApp design. There's a trade-off between consistency and availability. There's a trade-off between latency and security. The trade-off between consistency and availability. According to the CAP theorem, in the event of network failure or partition, the system can provide either consistency or availability. So in case of our WhatsApp design, we have to choose either consistency or availability. In WhatsApp, the order of messages sent or received by user is essential. Therefore, we should prioritize consistency rather than availability. According to CAP theorem, in the event of network failure, हमें जो है वो either consistency को prioritize करना है या availability को। तो since the messaging sequence is essential and crucial to our system, we are going for consistency, कि जो हमारे messages हैं वो same order में है
और इससे अगर थोड़ी सी अवेलेबिलिटी हिट होती है तो हम लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं. The second trade-off is between latency and security. Low, yes sir, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था. जी जी. आई गेस ये बिल्कुल एंड है ना. हाँ, तो इसको कहते हैं खत्म करना है. कर लेते हैं. इसके अंदर यही लिखा हुआ होगा हम लोग सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ओवर लेटेंसी. ठीक है, आप कर लें, फ्यू मिनट्स ले लें. The absence of proper security mechanisms makes data vulnerable and unauthorized access, so we can accept a trade-off prioritizing secure transmission of messages over low latency. So इसके अंदर यही है कि हम लोग जो है वो सिक्योरिटी को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ओवर लो लेटेंसी. इसके अंदर फिर एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम लोग किस तरीके से एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम्स यूज कर रहे हैं. प्लेन टेक्स्ट को फिर साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं एंड देन यूजिंग दैट हम लोग वापस डिक्रिप्शन एल्गोरिथम्स को यूज करते हुए उसको वापस प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं. एंड आफ्टर एवरीथिंग वी कैन हैव समरी. चलिए, थैंक यू यार फसी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द एफर्ट. It was really nice to listen. थैंक यू सो मच सर. चलिए, चलो फिर कल कंटिन्यू करते हैं. अच्छा, हम यूँ करते हैं, काफका और इस चीज को ना देख लेते हैं, मैसेज क्यू क्या होती है, थोड़ी सी ना जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग लोगों. ठीक है. यस सर. चलिए, थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.